हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में। कल ये वीडियो मैं आपके साथ पेश नहीं कर पाया, हालांकि आज एक दिन लेट मैं आपके साथ आईसीआई बैंक के रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ। कल शाम को आईसीआई बैंक के रिजल्ट आए, रिजल्ट्स को हमने देखा। रिजल्ट कैसे रहे वो मैं कंक्लूड करूँगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे खास बात जो देखने के लिए मिली वो मैं कंपेयर कर रहा था कि एचडीएफसी बैंक के साथ आईसीआईसी बैंक में क्या कोरिलेशन बनती है। तो सबसे खास बात बताऊंगा कि आईसीआईसी बैंक ने एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस के सामने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आईसीआईसी बैंक ने दी है। एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्ट्री थी, पर बहुत सालों के बाद हमें ऐसा देखने के लिए मिला जहां पर कि एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस को क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर आउट परफॉर्म किया आईसीआईसी बैंक ने। यानी कि आईसीआईसी बैंक का जो शेयर प्राइस है वो भी इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो पिछले 1.5 साल के अंदर आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में परफॉर्मेंस आई है वो भी जो है बताती है कि आईसीआईसी बैंक जो है आउट परफॉर्म करने वाला है। लेकिन देखिएगा अब इस पर मोहर लग गई है कि एचडीएफसी बैंक के सामने आईसीआईसी बैंक ने आउट परफॉर्म किया। अब रिजल्ट में क्या है खास वो भी मैं चर्चा आपके साथ करूंगा, लेकिन इसमें सबसे खास बात मैं आपको ऐसे बिंदुओं पर लेके जाना चाहूँगा जो कि आपको जो है ध्यान रखने चाहिए। एचडीएफसी बैंक जो है पिछले क्वार्टर के अंदर फेस कर रहा था एक चैलेंज जो कि आरबीआई की तरफ से जो है एचडीएफसी बैंक को मिला था, और वो था कि क्रेडिट कार्ड इशू ना कर पाना। और देखिएगा एचडीएफसी बैंक अपना जो रिटेल लोन ग्रोथ है वो वास्तव में क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स के साथ ही डील करता है। यानी कि जो उनके बेहतरीन कस्टमर्स हैं उनको वो क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं और फिर उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनके सिविल स्कोर या जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है उसके बेस के ऊपर वो क्रेडिट ग्रोथ करते हैं, जो कि एक फिगर मिसिंग था। और वहाँ पर पूरा एडवांटेज जो है आईसीआईसीआई बैंक ने उठाया इस क्वार्टर के अंदर। तो ये यहाँ पर हम मानते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने के सामने आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दी है। दूसरी बात यहाँ पर है कि जो ग्रोथ के साथ साथ जो एक्सपेंडिचर फ्रंट है, यानी कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो तो मैं मानता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक ने दी ही ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा है वो है एक्सपेंडिचर का, यानी कि जो खर्चे हैं। तो खर्चों के मामले में भी जो ग्रोथ हुई बिजनेस के सामने वहाँ पर भी आईसीआईसीआई बैंक ने बाजी मारी। तो जो एक्सपेंसेस बड़े बिजनेस के सामने वो कंपेरेटिवली एचडीएफसी बैंक के सामने ज़्यादा सुदृढ़ थे, ज़्यादा मजबूत थे, यानी कि खर्चे काफ़ी अच्छे तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने कंट्रोल किए। तो दूसरे फ्रंट के ऊपर भी एचडीएफसी बैंक के सामने आईसीआईसीआई बैंक ने बाजी मारी। अब तीसरा फ्रंट था असेट्स क्वालिटी। तो देखिएगा असेट्स क्वालिटी के ऊपर यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने हालांकि प्रोविजंस जो बनाए वो कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, क्योंकि बैंकिंग रिजल्ट्स में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में प्रोविजंस जो है आईसीआईसीआई बैंक के कम है। वहीं पर अगर आप एचडीएफसी बैंक के भी क्वार्टरली देखेंगे प्रोविजंस के, तो जो प्रोविजंस की फिगर है एनपीए की वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई थी। तो यहाँ पर असेट्स क्वालिटी में दोनों ने जो है अच्छा किया, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी अच्छा किया। तो कुल मिला के असेट्स क्वालिटी तो एचडीएफसी बैंक में भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल थी। तो यहाँ पर बाजी मारी एचडीएफसी बैंक ने। अब उसके बावजूद प्रॉफिट की ग्रोथ के मामले में, टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में बाजी मारी आईसीआईसीआई बैंक ने। तो कुल मिलाकर आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर है वो इस बात की जो है पुष्टि भी कर रहा था जो शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट थी कि हाँ रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। अब करीबन 21% के आसपास जो है पिछले 1 साल के दौरान जो है आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है। और मुझे याद है कि जब कोविड से रिलेटेड इश्यूज आए थे तो 550 रुपये के आसपास आईसीआईसीआई बैंक चलता था, और वहाँ से देखिएगा 300 रुपये के आसपास के दायरे लगाए, 284 के आसपास तक के प्राइस लगाए। वहाँ से जब आईसीआईसीआई बैंक ने बाउंस बैक दिया तो कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस आई है वो शायद कुछ हद तक प्राइस्ड है। हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक में अभी आपको और थोड़ी सी तेज़ी देखने के लिए मिले अगर मार्केट्स सही सलामत जो है काम करती है। हालांकि देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट की उम्मीद में बैंक निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और शायद आईसीआईसीआई बैंक वहाँ पर खरा उतरा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक की जो रिजल्ट थे जिसका इंतजार था, तो बहुत लोगों की जो पोजीशंस थी, जो बनी हुई पोजीशंस थी, तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि सेल ऑन न्यूज़ वाली जो स्थिति है वो भी हो सकती है, उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर जो आरबीआई की तरफ से ओवरहैंग था एचडीएफसी बैंक का वो अब खत्म हो गया।
तो अब अगला क्वार्टर जो है काफ़ी सीरियसली हमें देखना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में कौन बाजी मारता है। लेकिन इस क्वार्टर में पूरी तरीके से अगर हम बात करें, अगर असेट्स क्वालिटी को छोड़ दें तो बाकी सभी फ्रंट्स पर आईसीआईसी बैंक ने बाजी मारी। और हालांकि आईसीआईसी बैंक की भी असेट्स क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है, ऐसा नहीं है कि उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। दोनों अभी लगभग पी वैल्यूशंस के आसपास जो है, मोर और लेस जो है आसपास जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत पी रेशो का जो वैल्यूशंस का जो गैप है वो जो है और भी नैरो हो जाए। और आईसीआईसी बैंक आज की डेट में बहुत मतलब नेक टू नेक जो है पी वैल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर ये परफॉर्मेंस 1 या 2 क्वार्टर और रहती तो आईसीआईसी बैंक बाजी मार सकता है। लेकिन इन सब बैंकिंग के अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बहुत सारा जो असेट्स है वो आरबीआई के गाइडलाइंस की वजह से, कोविड की वजह से अभी रीस्ट्रक्चरिंग बुक में है। तो वो रीस्ट्रक्चरिंग बुक का जो भी इम्पैक्ट है कि जिन लोगों ने अभी कोविड के आसपास रीस्ट्रक्चरिंग कराई है लोन की, वो आने वाले अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सर्विस कर पाएंगे अपने डेट को या नहीं कर पाएंगे। तो वो हम देखिएगा एक ओवरहैंग जो है बैंकिंग के लिए रहेगा। लेकिन आरबीआई ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से जो है बैंकों को शुरू में रिलीफ दे दिया था। तो मार्केट उसको कैसे लेगी, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में है। तो जब बाजार के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आता है तब इन तरीके के जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होनी शुरू होती है। लेकिन जब बाजार तेजी में होता है तो देखिएगा इन सब चीज़ों को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो कुल मिला के आज की डेट में जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आए। तो देखिएगा जो इंटरेस्ट की इनकम है वो है एट 20,383 करोड़, 20,383 करोड़, जो बढ़कर हो गई 2,1,233 करोड़। और इसके अंदर सबसे खास बात है कि जो इंटरेस्ट की इनकम है वो आपने एडवांसेस के ऊपर बढ़ाई है, यानी कि जो आपने ट्रेजरी इनकम्स के मुकाबले में, यानी कि जो आरबीआई से पैसा लिया उसके मुकाबले में आपकी जो इनकम है बाकी लोगों से यानी कि कस्टमर से है। उसके अलावा देखिए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी 4,000 करोड़ के आसपास है, दोनों जगह सेम है। आरबीआई का जो बैलेंस है उस पर भी इंटरेस्ट इनकम जो है 259 करोड़ से मिली है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले में कम है, पिछले क्वार्टर से तो बढ़ा दी है। इसके अब मतलब ये कि इनकी जो मैंने परफॉर्मेंस देखी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, तो जो आईसीआईसी बैंक के पास कैश काफ़ी ज़्यादा है, वो इन्होंने इस बार भी आरबीआई के पास पार्क किया। पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा पैसा पार्क कर रखा था, लेकिन उसके मुकाबले में काफ़ी कम पैसा जो है आरबीआई के पास है, लेकिन पिछले क्वार्टर से बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि जो पैसा इन्होंने लिया है डिपॉजिट्स के रूप में, अभी भी ये एग्रेसिवली जो है लोन नहीं बांट रहे हैं, देखभाल के बांट रहे हैं, इसीलिए पैसा अभी भी आरबीआई के पास काफ़ी ज़्यादा है। और अदर इनकम्स के जो फिगर्स है उसमें भी इंप्रूवमेंट है। तो ये पता चल रहा है कि जो बिजनेस लिया है इन्होंने भी, जो फीस वगैरह हैं, जो चार्जेस वगैरह हैं, तो कमीशन है, उसमें भी एक 20% के आसपास की ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली। तो 20% की जो ग्रोथ है वो अदर इनकम्स के अंदर है, और करीबन 6 से 7% की ग्रोथ जो है इंटरेस्ट अर्निंग के अंदर है। तो और कुल मिलाकर जो टोटल ग्रोथ है, टोटल रेवेन्यूज़ के अंदर अगर हम बात करें तो ये कुल मिलाकर करीबन 9% के आसपास बनती है। तो 8 से 9% के बीच में टोटल इनकम की ग्रोथ होना। उसके बाद खर्चों में जो है उतनी बढ़ोतरी नहीं होना, यानी कि खर्चे आपने 10% ही बढ़ाए, खर्चे आपके केवल 6% बढ़े। इनकम अगर आपकी ज़्यादा बढ़ जाए, खर्चे कम बढ़ जाए तो आपको बेनिफिट है। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसके अंदर क्या हुआ। तो एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 2,374 से बढ़ गए 2,384 है। तो एम्प्लॉय की सैलरी में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, जो कि एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा था। अदर इनकम की फिगर जो है, अदर एक्सपेंसिव, वो सभी बैंकों में बढ़ती हुई नजर आए हैं। उसमें इन्फ्लेशन प्रेशर है तो वो भी करीबन जो है 600 करोड़ के आसपास बढ़े हैं, तो 3,600 से 4,200 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो इसके अंदर जो ग्रोथ है वो 12-13% के आसपास की बनती है। लेकिन कुल मिलाकर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 8,894 करोड़ से बढ़कर 994 हो गए। तो करीबन 11% की ग्रोथ जो है यहाँ पर है। 11 से 12% की ग्रोथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में बेहतरीन है, और जिसकी बदौलत जो है कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े। अब सबसे खास बात है कि प्रोविजंस बढ़ने थे नहीं बढ़ने थे, 2,861 इस पर सबसे ज़्यादा नज़र थी। तो यहाँ पर क्योंकि मोस्टली जो लोन बुक है उसका बहुत बड़ा पार्ट है जो इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया है, तो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से हालांकि प्रोविजंस रिस्ट्रक्चरिंग बुक में तो बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल जो है प्रोविजंस घटे हैं। तो 2,713 करोड़ जो है प्रोविजन घटा है। तो अभी देखिएगा मार्केट जो है इस चीज़ को जो है नज़र रखे हुए है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग बुक हुई है ये किस तरीके से आगे काम करेगी। तो ये जरा सा ओवरहैंग जो है बैंकों पर रहना है। जरा सा नहीं बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि जो कोविड का मेन इम्पैक्ट है वो कोविड में अभी तो आरबीआई ने रिलीफ दे दिया है कि जिस सभी को 2 साल 3 साल 5 साल के लिए जो है आपके लोन के पीरियड बढ़ गए, लेकिन वो वास्तव में जिन लोगों को रिस्ट्रक्चरिंग कराई है, जिन्होंने उन रिस्ट्रक्चरिंग वाले बिजनेस की स्थिति क्या है वो आने वाले समय में पता चलेगा कि अब वो बिजनेस दोबारा से ट्रैक पे आएंगे नहीं आएंगे, लोन की रिकवरी होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए जो रूम जो है आरबीआई ने दिया था, पहले मोरेटोरियम दिया था, तो मोरेटोरियम के बाद जो है रीशेड्यूलिंग और रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो उसकी वजह से जो है हालांकि यहाँ पे भी कंफर्टेबल, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंप्रूव करती हैं
देश में, तो हो सकता है कि ये प्रोविजंस जो है ये सफिशिएंट है। अदरवाइज हो सकता है कि उनको अगले 1 या 2 साल के बाद, जब कोविड के बाद जो बिजनेस का ये पता चलेगा कि जिन बिजनेस ने रिस्ट्रिक्टिंग कराई है या जिन पर्सनल लोन, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तिगत लोगों के लोन्स हैं जो हम रिस्ट्रिक्टिंग शेड्यूल देख रहे थे, वो रिकवरी होगी या नहीं होगी। तो लेकिन अभी तक वो ओवरहैंग नहीं है, वो 1.5 साल 2 साल बाद पता चलेगा। तो क्योंकि उसकी सबकी आरबीआई ने जो रिलीफ दे दी है उसका बेनिफिट है। तो हालांकि असेट्स क्वालिटी अगर उन सभी पैरामीटर पर देखें तो इम्प्रूव हुई है। अब कुल मिलाकर रिजल्ट्स कैसे हैं, तो रिजल्ट्स जो है बढ़िया हैं, और 4,600 करोड़ का प्रॉफिट जो बढ़कर 5,510 है, तो करीबन तकरीबन 18% का प्रॉफिट ग्रोथ है कुल मिलाकर। और यहाँ पर देखिएगा सारी जगह पे मैं आपको बोलूँगा, अर्निंग के अंदर भी, इंटरेस्ट अर्निंग में भी, दूसरा आपका अदर इनकम के अंदर भी, टोटल रेवेन्यूज़ के अंदर, एक्सपेंडिचर्स की सेविंग, प्रॉफिट बढ़ना, असेट्स क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट होना जिसकी वजह से प्रोविजन घटना है। लेकिन देखिए असेट्स क्वालिटी पे मैं क्लियरली नहीं बोल पाऊंगा जी असेट्स क्वालिटी, क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन जो प्रोविजंस बनाना है ये आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। अगर यही प्रोविजंस अगर आरबीआई कहते हैं कि ज़्यादा बनाने हैं तो यही प्रॉफिट आपके रिड्यूस हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये रेगुलेटरी मैटर है। तो इसलिए जो बैंकों के अंदर सबसे खास बात यही कि जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं, अगर आरबीआई के प्रोविजंस बदल जाएंगे ये प्रोविजंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग पे जो प्रोविजंस हैं वो आरबीआई ने डिसाइड किए हैं कि कितना है। उस एंगल से अगर हम देखें तो जो है असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है। लेकिन असेट्स क्वालिटी वास्तव में इंप्रूव हुई है नहीं हुई है, ये देखिएगा जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग में गए हैं उनकी वास्तव आगे भविष्य में क्या स्थिति रहेगी उस पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि नेट प्रॉफिट किस तरीके से रहा, तो नेट प्रॉफिट आपको मैंने बता दिया, तो 6 रुपये 67 पैसे की जो ग्रोथ है वो 7.95 है। और कंसोलिडेटेड बेसिस में भी बात करें तो देखिएगा इनके पास जो इनकी एक इंश्योरेंस आर्म थी उसका जो इन्होंने बिजनेस जो है उसमें एक एग्रीमेंट किया था भारतीय एक्सा के साथ, तो जिसकी वजह से वो इनकी अब सब्सिडरी नहीं रही है। तो आईसीआईसी लोम्बार्ड के अंदर जो है इनकी अब जो होल्डिंग है वो एक सब्सिडरी कंपनी वाली नहीं है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर आपको स्थिति जो है साफ होनी चाहिए। हालांकि उसमें 50% से कम होल्डिंग होगी। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी देखें तो करीबन 8.79 ईपीएस है, तो आप मोटा मोटी 9 रुपये लगा लें तो साल भर की 36 रुपये के आसपास जो ईपीएस आएगी। अगर सब चीज़ें ठीक चलें तो 36 से 40 रुपीज़ के आसपास। और उनको अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हम उसको 22 की वैल्यूशंस दें, अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स हम मान के चलें कि भाई 30 रुपये के आसपास आ जाए, 30 से 40 के बीच में, और फॉरवर्ड अर्निंग अगर हम देखिएगा 8.79 है, आप इसको मोटा मोटी 9 लगा लीजिएगा, 36 हो गया, तो 36 और 40 रुपीज़ अपर एंड पे, तो 40 रुपये मोटा मोटी लगाइए, तो 40 के हिसाब से अगर फॉरवर्ड अर्निंग हम लगाएं तो 25 के पी पर कंसोलिडेटेड बेसिस में हो सकता है कि आपको आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर जो है आईसीआईसीआई बैंक 1000 रुपये भी दिखा सकता है, बशर्ते कि ये परफॉर्मेंस जारी रहे। क्योंकि बहुत समय के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने परफॉर्म करना शुरू किया है, और आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया एचडीएफसी बैंक को। लेकिन वहाँ पे एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की रोक थी, वो भी एक एडवांटेज इनके पास था। अब आगे चल के देखिएगा, हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के अंदर कांटे की टक्कर जो है बाजार के अंदर ऑपरेशनल फ्रंट पर रहने वाली है, और शायद इंडेक्स के अंदर भी रहने वाली है कि जिस तरीके से इंडेक्स में मैनेजमेंट चलती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बहुत सारे लोगों की जो है बैंक निफ्टी में पोजीशंस हो सकती हैं, और बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर है, तो क्या स्थिति हो सकती है। देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो इस हफ्ते निफ्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, खराब रही, लेकिन वहीं पर बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, पूरी ब्रॉडर मार्केटों को आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने। और बैंक निफ्टी स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस शायद इसी वजह से था कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के बारे में बाजार को भनक थी, और क्योंकि देखिएगा जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अंदर की जानकारी सारी जो है उनके पास होती है, जो ऑपरेशनल स्टाफ है उनसे वो बातचीत करके पता रखते हैं कि बैंक किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो शायद वो स्थिति जो है आईसीआईसीआई बैंक की पास थी, तो एक एडवांटेज जो है आईसीआईसीआई बैंक को हो सकता है। अभी इसमें देखना पड़ेगा कि जिन बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बना रखी है, इस अच्छी न्यूज़ के बाद वो बेचते हैं रिटेलर्स को, या इसके बाद जो है और एक कैचअप रैली और आती है। ये तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के अंदर बुल्स और बियर्स की बात करें तो बाजार के अंदर बियर्स जो हैं एक पकड़ बनाए हैं पिछले हफ्ते, लेकिन वो बैंक निफ्टी स्टॉक में नहीं बना पाए हैं। तो हो सकता है कि निफ्टी को नीचे लाने के लिए जो है एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स का शिकार जो है बियर्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर पोजीशंस लोगों की बनेगी, और अगर निफ्टी को अगर बाजार को नीचे लाना है, क्योंकि निफ्टी के ऊपर जो सौदे हैं वो शायद इस एक्सपायरी में मंदी की तरफ जो है जा सकते हैं। 18,000 जो है निफ्टी के ऊपर एक अहम लेवल जो है रहने वाला है।
तो उस 18,000 की लड़ाई जो है मेन क्लोजली आपने देखनी है। अगर 18,000 के नीचे इस हफ्ते के दौरान बाजार जाता है तो आप ये समझिएगा कि बीयर्स बाजार को कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाएंगे और एक्सपायरी शायद फिर 18,000 के नीचे हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ICICI बैंक हो सकता है कि मजबूती के साथ खड़ा रहे, लेकिन उसी समय पर जो है HDFC बैंक या जो बाकी बैंक है उनके अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। इस हफ्ते के दौरान जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने भी आउट परफॉर्मेंस की है, तो हो सकता है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक में भी ऊपरी लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करें, जिसकी वजह से शायद क्योंकि बैंक निफ्टी अपने हायर लेवल पे है तो ICICI बैंक से एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। और अब ये भी उम्मीद हो सकती है कि क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा चला है तो SBI से अच्छी उम्मीद होने लग जाए, एक्सिस बैंक से। तो जो इस हफ्ते 40,000 के ऊपर जो बैंक निफ्टी है तब तक शायद एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। अब उसके बाद अगर ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आ गई, अगर निफ्टी 18,000 मेंटेन नहीं कर पाया तो फिर देखिएगा बैंक निफ्टी को भी शायद ऊपर अपने आप को बचा पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर स्थिति किस तरीके की है ये तो मैंने आपके साथ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बताया। इसके अलावा इस हफ्ते और किस तरीके के रुझान हो सकते हैं, तो हो सकता है कि अभी लाइव सेशन के बाद मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूं, या हो सकता है कि कल हम एक आउटलुक और एक बाजार खुलने के बाद जो है कल शाम को एक जो हमारा डेली एनालिसिस है उसको आप जो है देखना मत भूलिएगा। कुल मिलाकर बाजार में किस तरीके की स्थिति, किस तरीके की स्ट्रेटजीज जो हैं शायद अभी चल रही हैं। बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग बहुत सारे शेयर्स में की है, तो इसलिए स्पेशली केमिकल के बहुत सारे शेयर जो हैं इस हफ्ते 20% जो है ऊपरी लेवल से करेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो चिंता में भी हैं और मिड कैप के भी बहुत सारे शेयर्स के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो वो अभी ये मान रहे हैं कि पुल बैक होगा या अभी और ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो मैं उनको यही की बात बोलना चाहूँगा कि निफ्टी के अंदर 18,000 का जो लेवल है उसको आप क्लोजली वॉच करिए। अगर 18,000 किसी भी तरीके से अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है कि आपको एक सीवियर सेलिंग प्रेशर और इस हफ्ते देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 18,000 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक शायद इस तरीके की ये जो प्रॉफिट बुकिंग है आप इसको एक नॉर्मल तरीके से ही समझिए। लेकिन 18,000 मैं आपको बोलूँगा कि एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल लेवल इस हफ्ते के दौरान है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ HDFC बैंक के साथ साथ ICICI बैंक को कोरिलेट करने की कोशिश की, ICICI बैंक के बारे में रिजल्ट के बारे में चर्चा की, और सबसे खास बात है कि मार्केट में क्या आउटलुक है इसके बारे में आपके साथ खुल के चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।